बैटरी 12 वोल्ट की है, ये 12 वोल्ट लैम्प पी और लैम्प क्यू में डिवाइड होगा। भाई देखो ये तो पैरेलल है, पैरेलल पूरा वोल्टेज उठा लेगा 12। अच्छा इस पैरेलल में ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज में, तो 12 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा 6 वोल्ट 6 वोल्ट। जब 6 वोल्ट मुझे पता चल गया तो क्वेश्चन है लैम्प पी का करंट बताएं, और उन्होंने लैम्प कहा ऊपर ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द होल सर्किट, ये ग्राफ है लैम्प का। अगर ये लैम्प का ग्राफ है और मुझे पता है कि लैम्प के ऊपर वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट, तो आप क्या कीजिए 6 वोल्ट से ग्राफ पे पहुंचिए, और जब ग्राफ पे पहुंच जाए तो यहां से इसके करंट को रीड करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसका करंट रीड करेंगे तो इस करंट की रीडिंग पड़ी जाएगी 1.55। ठीक है जनाब, दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। बैटरी 12 वोल्ट की, सर 12 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, क्यों, दोनों सीरीज है, आइडेंटिकल लेंथ है, तो 6 वोल्ट इसका 6 वोल्ट इसका। सर हम ग्राफ में गए, ग्राफ में हमने देखा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से हम ग्राफ पर आए और ग्राफ से हमने करंट रीड कर लिया, करंट आ गया 1.55। अच्छा अगर करंट इसका 1.55 होगा तो आइडेंटिकल लेंथ है, पक्की बात है सर इसका करंट भी 1.55 होगा। ठीक, खैर उसने पूछा नहीं, मैं बिला वजह बता रहा हूँ। आगे चले, कह रहे लैम्प पी और लैम्प क्यू दोनों की टोटल पावर डेसिपेशन बताएं। टोटल पावर, एक की नहीं पूछ रहा, दोनों की टोटल पूछ रहा है। सर अगर दोनों की टोटल पूछ रहा है तो पावर की हम शीट क्लासेस में कर चुके हैं। सर पावर है वी इंटू आई, वी इंटू आई। ठीक, बताइए पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है जनाब, क्या मालूम करनी है, सर इसकी पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर डेसिपेटेड इन लैम्प्स पी एंड क्यू, बताइए पी के ऊपर वोल्टेज कितना आ रहा है, सर वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ रहा है। करंट कितना है 1.55 है। सर ये तो लैम्प पी का हो गया, पी का हो गया। सर उसने बोला है क्यू का भी बताएं और टोटल बताएं, तो क्यू के लिए दोबारा काम कर लें। सर वोल्टेज वही होगा, करंट वही होगा, या सर आप लंबी कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो मैंने दोनों चीजें लिख के दिखा दी कि दोनों के लिए या तो अलग अलग कर लें, 6 वोल्ट 1.55 प्लस 6 वोल्ट 1.55, या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। और जब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पावर आएगी 19 वॉट्स। तो इस सवाल में भी कोई खास टेक्निकल बात नहीं थी, करंट वोल्टेज पावर मल्टीप्लाई करके आ जाती है। आखिरी बात कह रहे हैं कि बताइए ये जो बीच में रजिस्टर लगा हुआ है ए और बी, इसकी रेजिस्टेंस बता दें कितनी होगी, जी बिल्कुल बता देते हैं इसकी रेजिस्टेंस। यानी इस पूरे की पूछ रहा है, पूरे, इस पूरे का नाम है ए बी, बताइए ए बी की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो रेजिस्टेंस के लिए देखिए क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बैटरी से करंट आ रहा था 1.78, बैटरी से करंट आ रहा था 1.78। मैं समझाए बगैर रेयान बेटा आपसे पूछना चाहता हूँ, रेयान आप हमें बता सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है, ए बी को करंट कितना मिलेगा रेयान। रेयान क्लास में है। अच्छा बेटा उमर मोहसिन आप हमें बता सकते हैं ए बी को बेटा करंट कितना मिलेगा। बेहतरीन, बस 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 यही कहलवाना चाह रहा हूँ मैं आपसे, यही कहलवाना चाह रहा हूँ। सर बैटरी से आ रहा है 1.78, सर 1.78 में से 1.55 इसने ले लिया, तो 1.78 टोटल, 1.78 में से 1.55 नीचे लैंप वाली साइड में जा रहा है, तो सर माइनस करके आ जाएगा 0.23। सर ये 0.23 इसको करंट मिल रहा है, वोल्टेज आपके सामने, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सर अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आर होता है बेटा वी अपॉन आई, वोल्टेज पूरा 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है ना बेटा, बैटरी 12 वोल्ट की है तो पूरा 12 वोल्ट ए बी को मिल रहा है क्योंकि वो उसके साथ पैरेलल कनेक्ट है ना, पूरा 12 वोल्ट आ गया। करंट, सर करंट है 0.23, करंट है बेटा 0.23, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 52 ओम, रिजल्ट आएगा 52 ओम।
ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सर डी पार्ट अभी नहीं करा सकता, मैंने कहा था कि पूरे सवाल में किसी जगह पे तो जाके मैं फंसूंगा। जी हाँ, पोटेंशियोमीटर अभी हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है। जब पोटेंशियोमीटर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप नहीं कर सकते इसका आखिरी पार्ट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की जब थ्योरी सुनाऊंगा फिर आपको ये पार्ट करा सकूंगा। और अभी बहुत सवाल आपको आगे चल के मिलेंगे। तो पोटेंशियोमीटर का सिर्फ एक पार्ट नहीं कर सके, बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सवाल खत्म कर लिया। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फिलामेंट लैम्प का ग्राफ बनाना है। सर आप इतने सारे ग्राफ बना चुके हैं ऑलरेडी, तो यकीनन इस ग्राफ को बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ग्राफ बनाते, इस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, कर्व होगा। और एक ऐसा कर्व होगा बेटा जो करंट से दूर भागेगा, करंट से दूर भागने वाला कर्व होगा। ठीक है, आईजीसीएसई में खाली आधा मतलब ऊपर वाला बनाते थे। ए लेवल से बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना दिया करो, थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिया करो। सर इसका मतलब क्या होता है? तो भाई मतलब ये होता है कि फिलामेंट लैम्प को आपने पहले एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो वो बैटरी का प्लस इधर था, माइनस इधर था। अच्छा, अगर मैं प्लस माइनस यानी सोर्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, तो ग्राफ फिर नीचे वाला हो जाता है। ठीक है, सोर्स यानी बैटरी का प्लस माइनस को आप रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने से जो ग्राफ होता है वो ऊपर से नीचे चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ। ठीक है जनाब, तो क्या करना है, ग्राफ की शेप को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगर शेप एक्सप्लेन करनी है तो अभी अभी हम ऊपर ग्राफ की शेप को डिस्कस करके आए हुए हैं, वही तो ग्राफ है। तो यहाँ पर भी हम वही बात कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी लंबी करेंगे क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है और लाइनें भी हमें तीन तीन दी हुई हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश करूंगा। ठीक, क्या होगा तो जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं एज पी डी इंक्रीज करंट इंक्रीज विच इंक्रीजेस टेम्परेचर। जितना ज्यादा करंट पास होता है, लैंप उतना ब्राइट भी हो जाता है और लैंप उतना गर्म भी हो जाता है। ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है, ज्यादा करंट पास करें तेज जलेगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अच्छा जी, पीडी आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो करंट बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो अगर मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा होता ना, तो ग्राफ की शेप में मैं चला जाता कि भाई ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ओम्स लॉ के ग्राफ में ग्रेडियंट का लफ्ज यूज ना करें। मार्किंग स्कीम हमें ये सिखा रही है कि आप वोल्टेज और करंट का रेशो का लफ्ज यूज करें। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो आखिर में आपने कह देना है कि रेशो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इत्तेफाक की बात है, सभी कुछ इंक्रीज हो रहा है इसमें। वोल्टेज आपने बढ़ाया तो करंट बढ़ गया। ठीक है जनाब, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गया। करंट बढ़ने से सर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ने से ये जो रेशो है, सर ये रेशो बड़ा हो रहा है और रेशो बड़ा होने की वजह से शेप ऑफ द ग्राफ ये वाली। तो इस वाले ग्राफ के अंदर अगर मैं वी और आई का ग्रेड रेशो निकालूंगा तो वो इंक्रीज होगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ओम्स लॉ के ग्राफ में हम ग्रेडियंट का लफ्ज यूज नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, बेटा आपने भी क्लास ज्वाइन कर ली है। देखिए इस क्वेश्चन को, इसका लास्ट पार्ट है, मतलब बी पार्ट है। कह रहे जनाब एक वायर है, उसकी लेंथ है 5.8 मीटर, एरिया है 3.4, रेजिस्टिविटी है इतनी। इतना बचकाना सवाल तो ये आपको 2 मार्क्स देना चाह रहा है बस जबरदस्ती के, क्योंकि हम आपको P1 के इतने खतरनाक सवाल करा चुके हैं। उसके बाद तो इस सवाल के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। तो आप सारी वैल्यूज करोगे पुट। मैं टाइम पास नहीं करूंगा आपके साथ, सवाल बहुत है, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल करने के लायक नहीं है, मतलब इतना आसान सवाल। अच्छा जी, अब जरा इस पर आ जाए, इसमें क्या होने जा रहा है।
अच्छा जी, रजिस्टर आर सर्किट में लगी हुई है और दो स्विच लगे हुए हैं। दूसरा रजिस्टर 2R है। तीन जगह एमीटर लगे हुए हैं। ठीक है भाई, हमने सर्किट को देख लिया। अब आपसे जो बात पूछ रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए अगर हम ऊपर नीचे करेंगे ना, तो ये तो हम परेशान हो जाएंगे। तो फिर क्या करें भाई, करते ये हैं कि हम बराबर में एक शीट नई खोल लेते हैं और नई शीट खोल के जो हमने टेबल फिल करना है उस टेबल को बराबर वाले पेज पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वरना इधर उधर करने में हम समझा नहीं पाएंगे आपको बात। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन सामने आपके कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन है क्या सर? क्वेश्चन ये सर्किट है, ये सर्किट है। अब क्वेश्चन जरा सुनो। द रीडिंग ऑन एक्स, एक्स ये रहा, इज 1 एम्पियर। सुनो बेटा, इस एक्स वाले एम मीटर में रीडिंग 1 एम्पियर है। व्हेन S1 इज ओपन, S1 ओपन रखना है एंड S2 इज क्लोज्ड। अच्छा जी, S2 को क्लोज कर दिया है। ठीक है जी, आपने S2 को क्लोज कर दिया है। S2 को आपने क्लोज कर दिया। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं कंप्लीट गिवन टेबल। क्या हो गया? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा बेटा, जरा देखिएगा, हम आपसे बात कर रहे थे और अपनी फैमिली के साथ भी घर में बातचीत चल रही थी। अच्छा जनाब, हमारी बात ये हो रही थी कि आपसे कह रहे हैं कि S1 को उन्होंने ओपन रखा हुआ है। ठीक है जनाब, S2 को इन्होंने क्लोज कर दिया है। ऊपर ही लिखा हुआ भी है और वही बराबर में टेबल में भी नजर आ रहा है। ठीक, एमीटर एक्स में रीडिंग 1.0 एम्पियर है। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि वाई में क्या रीडिंग होगी। वाई में क्या रीडिंग, कोई बच्चा मेरे साथ ही सवाल करेगा तो बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। उमर मोहसिन, हम आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा बेटा, उमर मोहसिन जरा ये देखिए कि स्विच नंबर 1 यार ओपन है, तो कॉमन सेंस की बात है, क्या इसमें से करंट गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। ओ भाई, ओपन अगर क्लोज होगा ना, सॉरी ओपन होगा, तो इसका मतलब है कि सर्किट इस वक्त स्विच ऑफ है। और अगर ये क्लोज लिखा होगा ना, स्विच क्लोज है, तो इसका मतलब होगा ये ऑन हो गया है। ठीक है भाई, तो राइट नाउ ये ओपन है। अगर ये ओपन है, ठीक है ना, ये स्विच ओपन है। तो अगर स्विच ओपन है तो करंट गुजर ही नहीं रहा। तो भाई जब करंट गुजरेगा ही नहीं, तो करंट की रीडिंग क्या आ जाएगी? जीरो। ठीक है। अच्छा, अब तुम ही मुझे बताओ उमर मसिन, ये बताओ, ये जो दूसरा एम मीटर है नीचे वाला जिसका नाम जेड है, अब जब करंट ऊपर गया ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं, तो वही 1 एम्पियर करंट इसमें से भी गुजरेगा। और अब इसमें से भी गुजरेगा तो जल्दी से मुझे बताओ, एम मीटर नंबर जेड में क्या रीडिंग आएगी? वो 1 एम्पियर। तो यार ये बहुत ही आसान सवाल हो गया। चलें ठीक है, आगे चलें। उमर, अब हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, अब हम बात करना चाहेंगे ईमान से। ईमान बेटा, आप हमसे बात कर सकते हैं? ईमान, ईमान, ईमान बात नहीं कर रही। वानिया, आपसे हम बात कर सकते हैं? अच्छा बेटा वानिया, ये बताइए, अब क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि हमने S1 को कर दिया क्लोज, S1 को करने जा रहे हैं क्लोज, S1 को कर रहे हैं क्लोज और S2 को कर दिया ओपन। ठीक है। अच्छा जी, अब जब हमने ऐसा कर दिया, तो पहली बात तो पूछ रहे हैं, बताइए एम मीटर नंबर एक्स में करंट कितना हो जाएगा। ख्याल रखिएगा वानिया बेटा, रेजिस्टेंस सर्किट की आधी हो गई है। रेजिस्टेंस सर्किट की आधी हो गई, यानी पहले सर्किट में 2R कनेक्टेड था, अब 2R के बजाय 1R कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस आधी हो गई है। जब रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, तो बताइए बैटरी से आने वाले करंट पर क्या फर्क पड़ेगा? करंट डबल हो जाएगा। उल्टा बोल रही हैं आप। रेजिस्टेंस आधी हो गई, रेजिस्टेंस बेटा पहले 2R थी, अब रेजिस्टेंस 1R हो गई, तो रेजिस्टेंस आधी हो गई। बेटा वानिया,
करंट रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। अगर रेजिस्टेंस आधी हो गई तो करंट, बैटरी से आने वाला करंट डबल हो जाएगा। तो बेटा करंट की वैल्यू मिलेगी 2 एम्पेयर। वानिया, क्या आपको बात समझ में आई मेरी? ठीक है, जब रेजिस्टेंस आधी हो गई तो अब करंट डबल आ रहा है। ठीक, और यही करंट वाई में से गुजरेगा जी, 2 एम्पियर वही पास करेगा ना बेटा। और जेड वाले से जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो नीचे आपने स्विच ही बंद करा हुआ है, मतलब ऑन ओपन किया हुआ है, तो करंट पास नहीं होगा। चलो बेटा, वानी आपसे भी हमारी बातचीत हो गई। अब हम बात करना चाहते हैं हमजा। हमजा, आपसे बात की जा सकती है? हमजा, यार हमजा ये कह रहे हैं मैंने दोनों को क्लोज कर दिया। ये मुश्किल सवाल है सबका। दोनों को क्लोज कर दिया ना मैंने, दोनों को क्लोज कर दिया। तो पहली बात बताओ, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमजा कैसे निकालोगे? जी, प्रोडक्ट अपॉन सम से। सब प्रोडक्ट हो जाएगा आर इंटू 2 आर, और नीचे हो जाएगा आर प्लस 2 आर। तो ये हो जाएगा 3 r स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3, नहीं, ऊपर मैंने गलत लिख दिया है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो बनेगा सीधा सीधा 2 r, और नीचे बनेगा 3 r। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, रिजल्ट बन गया 2/3 r। 2/3 का मतलब 0.66 r। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगी। ठीक है जनाब, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगी। ठीक है जी। जी, ये बात समझ में आ रही? मैंने सवाल में उन्होंने कहा कि हमने दोनों स्विच क्लोज कर दिए, तो सर्किट में अब आर और 2 आर बेटा दोनों आ गए ना, दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल है तो पहले हम आर और 2 आर दोनों की क्या निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 आर मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई 2 आर प्लस आर, पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर हो गया 2 आर आर, नीचे हो गया 3 आर, कैंसिल आउट मारा तो 2/3, इट मेक 0.66 आर। बात समझ में आती है बेटा? ठीक है, अब कोई बच्चा मुझे ये बताए, ये बल्कि हमजा ही बताएंगे। हमजा, ये बैटरी से आने वाला करंट अब कितना हो जाएगा? ये मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज नहीं पता। जी बेटा, बता सकते हैं कितना करंट होगा? तो आप कहेंगे सर करंट जो है ना, वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, एक किसी बच्चे के माइक्रोफोन खुला हुआ है, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा। ठीक, अब क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर अगर जो बिल्कुल पहला केस था, बिल्कुल केस नंबर वन में जाए। सर केस नंबर वन में उन्होंने बताया था करंट था 1 एम्पियर। करंट था 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर जब था, जब रेजिस्टेंस कौन सी वाली लगी हुई थी? 2 आर वाली लगी हुई थी, 1 आर वाली लगी हुई थी? 1 आर वाली लगी हुई थी, ऐसा ही है। जब रेजिस्टेंस थी 1 आर वाली। ठीक है, क्योंकि S1, नहीं ना यार, उमर भाई तुम मरवाओगे। S1 था ओपन, S1 ओपन था, S2 क्लोज था, तो करंट था 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी। ठीक है बेटा, ये कंडीशन गिवन थी। सही। तो जब 1 एम्पियर करंट क्वेश्चन में गिवन था, 1 एम्पियर क्वेश्चन गिवन में था, तो रेजिस्टेंस थी 2 आर। ठीक, राइट नाउ रेजिस्टेंस है 0.66 आर। ये वाला करंट निकालना है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, या आप ये भी कर सकते हैं कि वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये ज्यादा आसान है। जरा सॉल्व करके बेटा कोई बच्चा मुझे बताया, आप करंट की वैल्यू कितनी आएगी स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके? स्ट्रेट मल्टीप्लाई करंट निकालना है। ये हो गया 1 × 2 आर, ये हो गया x मल्टीप्लाई 0.66 आर। जी, x कितना आ रहा है? कोई बच्चा बताए सॉल्व करके बेटा। हमजा, आपकी बारी चल रही है यार। हाँ, सॉल्व करें। 0.33, ऐसा ना करें यार, ये तो गलत हो जाएगा। 3 एम्पेयर लिखा मार्किंग स्कीम में।
हाँ, 3 एम्पियर आ जाएगा यार। भाई देखिए ना, ये वाला जो आर आया था ये आपके पास था मेरे ख्याल में 2/3। ठीक है, 2/2 से 2 कटेगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई स्ट्रेट मल्टीप्लाई मारोगे, 2 से 2 कटेगा। ठीक है जी। और ये रिजल्ट आ जाएगा 3 एम्पियर। तो बैटरी का टोटल करंट आएगा 3 एम्पियर। बैटरी का टोटल करंट आएगा 3 एम्पियर का। ठीक है, टोटल करंट आएगा 3 एम्पियर। और जब 3 एम्पियर करंट आएगा तो ये 3 एम्पियर करंट यहाँ आगे दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। हमजा बेटा आपका सवाल चल रहा है, ये 3 एम्पियर अब दोनों में डिवाइड होगा, तो हमजा बता सकते हो 1 आवर से कितना करंट गुजरेगा और 2 आवर से कितना करंट गुजरेगा? हमजा, बस जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया जी। बस ठीक है बेटा, अब आप माइक्रोफोन बंद कर लें, आपके ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है पीछे से। आंसर आपने परफेक्ट मुझे दिया सर। 3 एम्पियर में से ना सर जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है सर उसका करंट कम होगा। ठीक है, तो 1 आवर से 2 एम्पियर आपने खुद ही बता दिया जी। और इसका मतलब है वाई, वाई वाले का लिख दूं मैं 2 एम्पियर और जेड वाले का लिख दूं 1 एम्पियर। ठीक, तो ये क्वेश्चन था काफी टेक्निकल और हमने आपसे पूछ के सवाल किया और मेरे ख्याल में आप बच्चों को समझ में आया। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा भाई क्लास में, अगर समझ में ना आया हो तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, अगर, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सिंपल। ठीक, कोई भागम दौड़ी नहीं कर रहा बेटा, बिल्कुल आराम आराम से सवाल कर रहा हूँ, लेकिन सवाल मुश्किल है, आप नहीं समझ पाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे जनाब, जो वायर है, दिस वायर इज अ रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, और जो पहले से ये तार लगे हुए जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देते, कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर देते, और जो रेजिस्टेंस वायर है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसकी पावर है 36 वॉट्स। कह रहे हैं इसका करंट बता दें। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है भाई, पावर इज इक्वल टू वी आई। सर पावर 36 है, वोल्टेज 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, करंट बेटा कैलकुलेट करना है, तो करंट कितना आ रहा है बेटा, कोई बच्चा बताए? 36/8 करोगे तो 4.5 एम्पियर। ठीक है ना, 4.5 एम्पियर करंट आ जाएगा। भाई रेयान भाई, अब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और हम यकीन करें आपसे 2-3 दफा सवाल पूछ चुके हैं क्लास में, जबकि आप क्लास में थे ही नहीं। मैं समझा कि आप किसी और आईडी से आए हुए हैं। ठीक है रेयान बेटा, हाँ तो मैं आपसे काफी सवाल पूछ चुका हूँ, अभी क्लास की रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा आगे जाके। अच्छा चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो रिकॉर्डिंग से बेटा कंपनसेट कर लीजिएगा क्लास को। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है कि करंट निकालना था, वो मैंने निकाल लिया, पी इज इक्वल टू आई। सवाल बिल्कुल शुरू हुआ है रेयान, आप क्लास में बिल्कुल जहां पर आए क्लास पकड़ लेंगे। तो बता रहे हैं पावर है 36, वोल्टेज है 8, करंट निकालना है, पी इज इक्वल टू वी आई से करंट आ गया। अलबत्ता जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वानिया बेटा बताएं, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एक फॉर्मूला फौरन दिमाग में आना चाहिए, सर ये लगा दे आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बात जहन में फौरन आती है बेटा? वानिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बात जहन में आती है? वानिया हमें नहीं बता रही हैं। अलबत्ता वानिया, क्या आपकी किसी दोस्त का नाम एनी है? क्योंकि लड़कियों में नाम एनी होता है। वानिया, आय है, तो अब जरा याद कर लें, अगर आपकी कोई दोस्त होती है एनी, ठीक है ना, तो वो एनी के नाम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जनाब, क्योंकि जो क्यू होता है वो क्यू हमेशा एनी होता है। तो क्यू इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है जी, क्यू की जगह लिखोगे एनी, और करंट है 4.5, टाइम है 50 सेकेंड। और बेटा ये वाला जो ई है ना, ई है एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उससे कर दोगे डिवाइड, और डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। सही। अलबत्ता बेटा रेयान, आपका क्योंकि सेकंड शिफ्ट का स्कूल है तो आप में से क्लास से आखिर में रुकिएगा, आपके लिए मेरे पास एक जहन में एक आइडिया आया हुआ है, उसमें भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। या रेजिस्टेंस भी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगी अगर वोल्टेज और करंट पता।
तो V इज इक्वल टू आई आर से हो जाएगा। तो इसमें बच्चों वाले सवाल को हम करने में टाइम नहीं पास करेंगे। V इक्वल टू आई आर। आगे चले, कह रहे हैं मेटल वायर की रेजिस्टिविटी इतनी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, लेंथ निकाले। नहीं जी, हम ये सवाल भी आपसे नहीं क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास में मतलब पूछ रहा है लेंथ बताएं। तो लेंथ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। वैल्यूज गिवन हो तो वी कैन कैलकुलेट लेंथ वेरी इजीली, तो ये भी हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब जरा आ जाइए सी पार्ट में, शायद इसमें कोई खास बात हो। तो कह रहे हैं कि जो सर्किट हमने ऊपर बनाया हुआ है, इसके अंदर जो तार लगा हुआ है उसको मैंने हटा दिया। ठीक है बेटा, तार को मैंने हटा दिया और एक दूसरा तार लाके लगा दिया। दूसरा तार ग्रेटर थिकनेस का है, मोटा तार है। ठीक है ना, मोटा तार है और उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं। एक मोटा तार लाके लगा दिया, थिन तार हटा के। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि बताइए उसकी रेजिस्टेंस में क्या फर्क आ जाएगा। यार सिंपल सी बात है बेटा कि रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली है। सर अगर आपने थिक वायर लगा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस कम हो गई तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर है। ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस कम हो गई, अगर रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है जनाब, रेजिस्टेंस कम हो गई तो एक मसला आ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस कम हो गई, मोटा तार कर दिया, रेजिस्टेंस कम हो गई, तो जब रेजिस्टेंस कम होगी ना, तो चक्कर ये है कि करंट ज़्यादा गुजरने लगेगा। अब ये नहीं बोल सकता मैं, रुकिएगा, कि रेजिस्टेंस कम हो गई तो पावर कम हो जाएगी। मैं इस वाली बात पे फंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब रेजिस्टेंस कम होगी ना तो करंट बहुत ज़्यादा आएगा। करंट बहुत ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस कम हो गई, करंट बहुत ज़्यादा आएगा। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है। लेकिन कोई बच्चा इस वाली बात पे गौर से देख के बताए कि किसका अफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा, जिसपे स्क्वायर है या जो बगैर स्क्वायर के। तो इसका आंसर है, सर आप देखें कि जिसपे स्क्वायर है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है नंबर। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सर जब मोटा तार यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सर जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। सर अगर आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लेते हैं, सर आई स्क्वायर आर वाला क्यों ले रहे हैं, कोई दूसरा ले लें तो मैं भी वो भी आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सर अगर आपने आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लिया तो रेजिस्टेंस कम होगी, पावर कम नहीं होगी। सर रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाएगा, और सर अब करंट ज्यादा हो जाएगा तो करंट ज्यादा होने से, ज्यादा करंट पास करने से पावर डेसिपेशन ज्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर होगा देयर विल बी मोर पावर डेसिपेशन, क्योंकि करंट के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, और जब स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर की वजह से ये नंबर बढ़ जाएगा, और नंबर बढ़ने से पावर का जो लॉस है वो आपको ज्यादा पावर डेसिपेशन मिलेगी। ठीक है जनाब, तो ये वाली बात समझ में आती है, या इस बात पे कोई बच्चा कुछ और कहना चाह रहा है। उमर मोहसिन, आपके दिमाग में कोई आइडिया, कोई बात, कोई कंफ्यूजन हो रही हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थिक वायर, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो पावर कम नहीं होगी, रेजिस्टेंस कम तो सर करंट ज्यादा पास करेगा। और असल चीज है करंट से पावर जनरेट होती है, तो सर पावर जनरेशन, पावर डेसिपेशन ज्यादा हो जाएगी। जी, उमर बेटा जाने दे, उमर मोहसिन। अरे चले उस पर आ जाए। हाँ चले आ जाए, उस पर आ जाते। देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर वाले फार्मूले से उमर चाहते हैं कि हम इनको समझाएं। ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा। वी वोल्टेज, ठीक। बताइए बैटरी क्या हम लोगों ने बदली है, क्या हम बैटरी बदल रहे हैं? नहीं, बैटरी नहीं बदल रहे, बैटरी वही है। और अगर बैटरी वही है तो ये तो और ज्यादा आसान हो जाएगा एक्सप्लेन करना। सर आप बैटरी बदल नहीं रहे, वोल्टेज वही है। बैटरी नहीं बदल रहे, वोल्टेज वही है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर डेसिपेशन ज्यादा होगी। उमर मोहसिन, इससे तो और ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है। हाँ लेकिन मैं ये बताऊं कि जो उसने एक्सप्लेन किया है ना मार्किंग स्कीम में, वो मार्किंग स्कीम मैंने खोली भी है। मार्किंग स्कीम में वो इससे एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए मैंने बोला इसी से सुना दूं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये इससे ज्यादा आसान है। और दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। आप इसमें यही बोलोगे कि द पीडी ऑफ द बैटरी इज सेम, वोल्टेज तो सेम है,
वोल्टेज थोड़ी बदला है, आपने मोटा तार लगा दिया तो बैटरी थोड़ी बदल जाएगी। बैटरी 12 वोल्ट की तो 12 वोल्ट की रहेगी, बैटरी रिमेन सेम। अगर आपने मोटा तार लगा दिया, ठीक है, तो वोल्टेज वही है, रेजिस्टेंस कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई, तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन एक्सप्लेन कि सर पावर डेसिपेशन ज्यादा हो गई। चले जी, हमने दूसरे स्टाइल से भी बात देख ली। अब जरा आ जाइए इसके अंदर, सर इसमें क्या खास बात है? तो इसमें पहली बात तो मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ, तो शायद मैंने आपके साथ पिछली क्लासेस में डिस्कस की है या नहीं, कि जब हम दो सेल्स को सीरीज में लगाते हैं, जब हम दो सेल्स को सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज में लगाने से सर टोटल वोल्टेज 16 वोल्ट हो जाता है। ठीक, तीन लगाएंगे तो तीनों को ऐड कर लेंगे, चार लगाएंगे तो चारों को ऐड कर लेंगे, ऐड हो जाता है। ठीक, अच्छा, पैरेलल में लगाएं, ये पैरेलल है ना, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तो आईजीसीएसई में पहली बात तो पैरेलल लगाते ही नहीं थे, इसमें आपने पैरेलल लगा दिया। सर अब आपने इसमें पैरेलल लगाया ना, तो अब अगर टोटल वोल्टेज पूछो ना, तो टोटल वोल्टेज वही रहेगा, पहले भी 8 वोल्ट था, अभी भी 8 वोल्ट रहेगा, वोल्टेज वही रहेगा। सही, तो सर पैरेलल का तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे नहीं जनाब, पैरेलल का फायदा है। क्या फायदा है? हम लोग जैसे कराची वाले हैं, यहाँ पे अपने घरों में सोलर की भी बैटरीज लगाते हैं, यूपीएस की भी बैटरीज वगैरह लगाते हैं, तो हम अपने घरों में ना सारी चीजें पैरेलल में ही लगाते हैं बैटरीज को। वजह क्या होती है भाई? जब पैरेलल लगाते हैं ना, तो ये सेल या ये बैटरी ज्यादा देर तक चलती है, ज्यादा देर तक चलती है। सर उसकी वजह बताए, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल पहले एक बैटरी लगी थी, पहले एक बैटरी लगी हुई थी, और इसको करंट चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 1 एम्पियर, या चलिए 2 एम्पियर चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 एम्पियर चाहिए था, एक बैटरी लगी हुई थी, तो वो एक ही बैटरी 2 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रही थी, अकेली बैटरी थी, 2 एम्पियर करंट दे रही थी। लेकिन अब आप दो बैटरी लगा दोगे ना, तो 2 एम्पियर करंट में से 1 एम्पियर ये देगा और 1 एम्पियर ये देगा, टोटल 2 हो जाएगा। तो वो बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो ज्यादा देर तक निकलता रहेगा, क्योंकि वो 2 एम्पियर के बजाय 1 एम्पियर पे चला गया। ठीक है, तो खैर क्या मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, कंक्लूड ये करने जा रहा हूँ, कंक्लूजन जरा सुनिएगा मेरे कंक्लूजन को। वानिया एक्सप्लेन करेंगी, बेटा वानिया गौर से सुनना। सर व्हेन बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर ईएमएफ आर एडेड, total EMF 16 volt, and we have studied this topic in IGCSE. But in A levels, when batteries are connected in parallel, in A level, then total EMF remains same, but it runs longer time. जी, वानिया, सीरीज पैरेलल बैटरी लगाने से क्या फर्क आता है? बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अच्छा, पैरेलल का कोई फायदा बताए? पैरेलल का बेटा फायदा बताएं। सर पैरेलल में बैटरी ज्यादा देर तक चलती है, ज्यादा देर तक चलती है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में आ रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन की तरफ ही आ रहा हूँ, बात हमारी पूरी हो गई। ठीक है बेटा वानी, आपने हमें सही बताया, कह रहे हैं पहले एक बैटरी लगी हुई थी, पहले एक बैटरी लगी थी, अब हमने कर दी दो बैटरीज कर दी। जब दो बैटरीज कर दी तो पहली बात तो सर वोल्टेज अभी भी 8 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज अभी भी इसको 8 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, और करंट, फॉर एग्जांपल करंट, करंट ऐसे नहीं होगा कि दोनों देने लगेंगे, दोनों आधा आधा करंट देंगे, आधा आधा करंट देंगे, तो याद रखिएगा कि दो बैटरी पैरेलल लगाने से जो, अगर रेजिस्टेंस उतनी ही है, तो दूसरी बैटरी लगाने से जो हमें पावर मिल रही होती है, सर पावर स्टेज सेम। सर वजह बताएं, तो वजह भी लिख रहा हूं, नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन वोल्टेज थ्रू लोड। यार इसके अंदर ना जो मार्किंग स्कीम बोल रही है ना, बताओ, तो खाली करंट के ऊपर कमेंट्री कर रही है। रुक जाए, नहीं, बल्कि बल्कि इसने दोनों लिखे हुए, लिखा हुआ है करंट इज सेम, पीडी इज सेम, दोनों लिखे हुए, दो नहीं तीन अल्फाज लिखे हुए, करंट सेम, वोल्टेज सेम, पावर सेम। ठीक है भाई, करंट सेम, वोल्टेज सेम, पावर सेम, तीनों उसने लिखे हुए।
ठीक, बस ये मैंने बता दिया कि ज्यादा देर तक बैटरी चलेगी। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है डिफाइन ओम। अभी तो डिफाइन ओम का लफ्ज आया है, इस तरह का सवाल हम पहली दफा देख रहे हैं। जब पहली दफा देख रहे हैं तो सारे बच्चे जरा इस वाली बात को सीखिएगा। सीखिएगा कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल चले इसी से हम आपको सिखा देते, V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, इस V इक्वल टू आई आर में अगर मैं आपसे कहूं R को सब्जेक्ट बना लें, तो R हो जाएगा V अपॉन आई। R हो जाएगा V अपॉन आई। ठीक है, और जब R हो गया V अपॉन आई, तो जरा सुनिएगा V, सर V की यूनिट होती है वोल्ट। करंट, सर करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। रेजिस्टेंस, सर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है ना, बस आप एग्जाम में यूं लिख देंगे वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू ओम, ये आपको एक नंबर दे देगा। ये आपको एक नंबर दे देगा। ठीक, सर एक आधा और प्रैक्टिस करा दें, एक और देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन एम्पियर, तो आप लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी अपॉन आई, सॉरी वी अपॉन आर इक्वल टू आई। तो किसी भी फॉर्म में फार्मूला बना के आप सही लिख देंगे, वो आपको नंबर दे देगा। तो ये बच्चों वाली बात है। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करने जा रहा है, थोड़ा सा आपको घुमाने जा रहा है। कैसे, जरा देखिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल टू रॉ लेंथ अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है, लेकिन आपको घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं शो दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। आप देख लें, इसमें तो एल स्क्वायर कहीं नहीं, पर कह रहे नहीं मुझे नहीं पता, आप करके दिखाएं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक, मैं कर दूंगा, आप लोग छाप लेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आप कोशिश पहले खुद से कीजिए। 1 मिनट के लिए मैं साइलेंट हूँ, रुका हुआ हूँ। इतनी देर में आप जरा खुद से कोशिश कीजिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर जबरदस्ती प्रूफ करना है आपको। ठीक, और ये भी मैं आपको एक हेल्प कर दूं कि वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया। ये थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दे दी है। अब आप जरा खुद से ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल में कर सकते हैं, मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए खामोश हूँ, आप खुद से कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो जरा सुनिए, सर हमें प्रूफ में ना एल स्क्वायर लाना है, एल स्क्वायर लाना है, एरिया कटाना है। तो एरिया को एलिमिनेट करने के लिए एरिया को रिप्लेस करने जा रहा हूँ वॉल्यूम अपॉन लेंथ से। एरिया को रिप्लेस करने जा रहा हूँ वॉल्यूम अपॉन लेंथ से। ठीक है ना? तो रॉ बेटा ऐसे ही है, लेंथ ऐसे ही है, नीचे लिखा हुआ है एरिया, एरिया की जगह मैंने लिख दिया वॉल्यूम अपॉन लेंथ। ठीक, और ये वाला लेंथ ऊपर वाले लेंथ से जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा रॉ एल स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये वाला एल इस एल से मल्टीप्लाई होगा, आप अलजबरा सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, और अब आप नोट कीजिए कि यू नो रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। सर किसने बताया? वो भाई बता रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट, खुद बता रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप खींच के लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। बाय स्ट्रेचिंग यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बाय स्ट्रेचिंग you are increasing the length of conductor. So resistance is directly proportional with L square if volume is constant, if volume is constant। और ऊपर लिखा है, उसने खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एल स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एल स्क्वायर। ये बेटा कॉपी होगी, आगे चले। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चल के आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पीडी। एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। ये उस टॉपिक का सवाल शुरू हो गया, ये वाला, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है ईएमएफ। हाँ बोले बोले। अब नहीं नहीं वाला नहीं है, बहुत ही लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। हाँ वो एक पूरे एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग दुनिया है, ठीक है ना। तो वो मैं अभी टच नहीं कर रहा, अभी मैं जो टॉपिक मैंने कराए हुए खाली उन चीज़ों को हाथ लगा रहा हूँ। अब देखिए ये भी सवाल है ना, डिफाइन ईएमएफ, और फिर ये इसी तरह का एक ग्राफ दे देंगे, और ग्राफ में पता नहीं क्या कुछ पूछेंगे, तो मैं आपको बहुत सारे सवाल, आपको पता है मैं एक जैसे सवाल एक साथ ही कराता हूँ, तो मैं बीच में ये करा के आपको डबल माइंड अभी नहीं करूंगा। अच्छा जी, ये सवाल हमारा नॉर्मल है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है जी। बीच के मैंने दो क्वेश्चन स्किप करे, वो हेडिंग कुछ और है, तो अभी हम उस हेडिंग पे नहीं जा रहे, और अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं उसी पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है किरशॉफ, किरशॉफ भी अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया भाई, किरशॉफ क्या चीज़ होती है ये भी मैंने नहीं पढ़ाया। अच्छा जी, सर्किट देखिए, सर्किट क्या है, और इस सर्किट में भी मुझे लग रहा है कि देखिए, जो सवाल मैं स्किप करता हुआ आ रहा हूँ ना, जरा उसकी थोड़ी सी मैं आपको एक बात भी सिखा दूं कि किस सवाल को देख के मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। होता बेटा ये है कि हम लोग जब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें जितने भी सवाल मैंने भी आपको कराए, उन सारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है कि बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल है, कंसीडर ना करें। जरा देखिएगा, मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल। ठीक, जितने सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं 15 दिसंबर तक, उन सारे क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल। ठीक है, और जिस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ उसमें पता क्या होगा, जरा सुनो। वो बैटरी के, ये बैटरी है, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, ये बैटरी है, ये बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे नहीं जा सकते हम लोग। देखिए इसके अंदर भी क्या करा है, बैटरी के अंदर उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अभी मैं ये वाले सवाल नहीं दिखा सकता आपको। बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस देखिए, बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकता अभी मैं आपको। ये भी बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है। ये हमारा नॉर्मल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आए भाई। ठीक है जी, अभी हम उस सवाल को छोड़ रहे हैं जिसमें बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस को भी डिस्कस किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इतना सिंपल मुझे लग रहा है कि शायद मैं कराऊंगा ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आपको रेफरेंस दूंगा, करना क्या। क्वेश्चन है, एरिया निकालना है, और फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। ठीक, क्वेश्चन में आप देखिएगा सब कुछ गिवन होगा, बच्चों की तरह ये निकालना होगा। ठीक है ना, तो मैं नहीं करा रहा। फिर कह रहे हैं वोल्टेज इतना है, करंट बताएं, V इक्वल टू आई आर करोगे, ये भी मैं आपको नहीं करा रहा। द नंबर डेंसिटी इतनी है, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आई एम में वी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कहीं दी हुई है, हाँ ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये भी दी हुई है। तो ये सवाल भी आप खुद से कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं करा रहा। हाँ इस पे आ जाए, ये मुझे लग रहा है कि हम करेंगे। द डिफरेंट वायर कैरीज अ करंट, दिस वायर हैज अ पार्ट, जो बीच वाला पार्ट है वो थिन है। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की चेंज हो जाती है इन द थिनर पार्ट। ठीक है जी, जरा इस पे कमेंट्री करनी, जरा सुनिए क्या होगा। आपको याद होगा कि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं आई एम नहीं, और इस फॉर्मूले में जरा गौर से देखिएगा। सर जब करंट यहां से चलेगा ना, तो करंट का एक रास्ता होगा शुरू से आखिर तक, तो करंट रिमेन सेम। सर पूरा तार एक ही मटेरियल का बना हुआ है, एन कांस्टेंट होगा, ई तो सर होता ही कांस्टेंट है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां थिन पार्ट है वहां लेस एरिया है, लेस एरिया इन थिन पार्ट, लेस एरिया इन थिन पार्ट, सो ग्रेटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ग्रेटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। जहां एरिया कम होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर पावर डेसिपेशन इन थिनर पार्ट, थिन पार्ट के अंदर जो पावर की डेसिपेशन है, सर वो पावर डेसिपेशन कम हो जाएगी या पावर डेसिपेशन ज्यादा हो जाएगी। तो जनाब इसका आंसर ये होगा कि इसमें से करंट गुजारना मुश्किल हो जाएगा, पावर ज्यादा लगाना पड़ेगी कम लगाना पड़ेगी। तो जरा देखिए, सर पावर होती है आई स्क्वायर आर, पावर होती है आई स्क्वायर आर, ठीक। सर करंट तो हर जगह सेम होगा, करंट तो सेम होगा सर, करंट तो सेम होगा, सीरीज में हर जगह करंट सेम होता है, करंट सेम होगा। तो सर पावर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है कि थिन वायर की का एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है जनाब, ग्रेटर रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर भी ज्यादा डेसिपेट करेगी, क्योंकि करंट सेम है इसके अंदर ना, इसमें करंट सेम है, करंट का एक रास्ता है, जैसा जब करंट का रास्ता एक है एंड वी आर कंपेयरिंग विथ थिनर पार्ट, यानी देयर आर टू सेगमेंट्स ऑफ द वायर, एक थिक वायर है एक थिन वायर है, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो सर जब कंपेयर कर रहे हैं तो थिनर पार्ट और थिक वायर दोनों में से करंट की वैल्यू सेम गुजरेगी, और जब करंट सेम गुजरेगा तो कम एरिया होने से रेजिस्टेंस ज्यादा, और सर जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर की डेसिपेशन भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सर, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फरमाइश है आपसे, आप लोग बेटा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, करवाऊंगा आपसे।